हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखा था और आज की क्लास में हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है। अब आपने जब गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल किए होंगे तब आपके पास में 3 प्रकार की कंडीशन आई होगी। अब आप कहिए किस प्रकार से। ठीक है। आपको ये तो ज्ञात है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप इस प्रकार से होता है ax² + bx + c = 0। इसके घात 2 होती है, सबसे मैक्सिमम घात कितनी होती है? 2 होती है। इसलिए कितने मूल प्राप्त होते हैं? 2 मूल प्राप्त होते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल अलग अलग प्राप्त हुए होंगे, दोनों मान अलग अलग प्राप्त हुए होंगे। आप x की 2 वैल्यू ज्ञात करते हैं, 2 वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो दोनों मान हो सकता है अलग अलग प्राप्त हो। या ये भी आपने कई बार देखा होगा कि आपके x के दोनों मान एक समान प्राप्त हुए होंगे, मतलब दोनों वैल्यू मतलब x के दोनों मतलब मूल एक बराबर प्राप्त हुए होंगे, एक समान प्राप्त हुए होंगे। और कई समीकरण ऐसे भी आपने देखे होंगे जिनको आप हल ही नहीं कर पाए होंगे। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनको हम गुणनखंड विधि तो क्या किसी भी विधि से अगर हम उनको हल करना चाहे तो हम उन समीकरण के मूल ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब उन समीकरणों के कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते। अब किसी भी द्विघात समीकरण को देख करके ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि इस समीकरण के दोनों मूल किस तरह के प्राप्त होंगे। तो किसी द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में जो जानकारी हम हासिल करते हैं पहले से, उसे ही हम कहते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में, मतलब इसके जो 2 आपको मान प्राप्त होते हैं, उन दोनों मूलों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जिस फार्मूले का काम लेते हैं उसको हम बोलते हैं विविक्तिकर। इसको बोलते हैं विविक्तिकर। ये द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहलाता है। ठीक है। यदि द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? ax² + bx + c = 0। इस रूप में द्विघात समीकरण होता है। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम b² - 4ac को काम में लेते हैं। इसी सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है कि उस समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल किस तरह के प्राप्त होंगे, एक जैसे प्राप्त होंगे या अलग अलग प्राप्त होंगे, या उस द्विघात समीकरण के कोई भी मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है। तो द्विघात समीकरण के मूल्य की प्रकृति अपन किससे ज्ञात करते हैं? इस फार्मूले ज्ञात करते हैं जो कि दिया गया है b² - 4ac। अब इसी फार्मूले को इसे द्विघात समीकरण का विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेट कहा जाता है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहा जाता है। ठीक है। और इस विविक्तिकर को हम d से व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम d से दर्शाते हैं, इसलिए इसे हम कह सकते हैं d = b² - 4ac। ठीक है। ये आपका विविक्तिकर का फार्मूला हो गया जिससे हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे a क्या है, b क्या है और c क्या है? तो यहाँ पे a, b और c कोई वास्तविक नंबर है, कोई संख्या है, रियल नंबर है। यहाँ पर x² का जो गुणांक होता है उसे हम कहते हैं a, x के गुणांक को हम d कहते हैं, और जो अचर पद होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसे हम क्या कहते हैं? c कहते हैं। ठीक है। तो इस फार्मूले से, मतलब जिसे हम कहते हैं विविक्तिकर, इस फार्मूले से हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि इसमें 3 तरह की कंडीशन होती है। ठीक है। पहली कंडीशन तो वो जिसमें दोनों मूल अलग अलग प्राप्त हो। सेकंड कंडीशन ये होती है कि दोनों मूल एक समान प्राप्त हो। और थर्ड कंडीशन के अंदर हो सकता है द्विघात समीकरण के कोई भी मूल प्राप्त नहीं हो। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। यदि b² - 4ac, जब आप इसमें a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको सॉल्व करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। कौन सी संख्या? पॉजिटिव
नंबर प्राप्त हो, कोई भी धनात्मक संख्या प्राप्त हो, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होता है वो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है, प्लस की जितनी भी संख्याएं होती है, क्या होती है, जीरो से बड़ी होती है, और जितनी भी माइनस की संख्याएं होती है वो जीरो से छोटी होती है। ठीक है, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा हो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करने पर आपको कोई धनात्मक संख्या प्राप्त हो, तब द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक, ठीक है, तथा अलग अलग प्राप्त होंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है। यदि आपको इसमें मान रखने पर कोई धनात्मक संख्या प्राप्त हो, मतलब कोई प्लस की अंदर कोई संख्या प्राप्त हो जो कि जीरो से बड़ी होगी, ठीक है, तब आपको द्विघात समीकरण दोनों मूल कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक तथा अलग अलग प्राप्त होंगे। सेकंड कंडीशन में हम आते हैं। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, यदि आपने इसमें a, b और c की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू, इसका मान आपको 0 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, तब द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा एक समान प्राप्त होंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि दोनों मूल आपको बराबर प्राप्त होंगे, एक जैसे प्राप्त होंगे। ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन में। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से भी कम हो, कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक प्राप्त हो, मतलब कोई नेगेटिव नंबर आपको प्राप्त हो, माइनस वाली कोई संख्या प्राप्त हो, तब द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। यानी उस द्विघात समीकरण को हम हल नहीं कर सकते और उस समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, हम केवल कल्पना कर सकते हैं इस द्विघात समीकरण के कोई न कोई मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, इस तरह समझ में आ गया होगा शायद। इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, और ये यहाँ पे 3 कंडीशन होती है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। आज हम द्विघात समीकरणों को हल करने की एक दूसरी विधि है, जिसे हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं या द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो द्विघाती सूत्र के द्वारा किस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है, तो इसका फार्मूला क्या होता। तो एक श्रीधराचार्य थे, इन्होंने पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि के आधार पर एक सूत्र का निर्माण किया है, जिसे हम द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कोई द्विघात समीकरण आपको व्यापक रूप में, मतलब मानक रूप के अनुसार व्यवस्थित हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता, मतलब व्यापक रूप होता, इस रूप में यदि कोई द्विघात समीकरण आपको व्यवस्थित किया गया हो या दिया गया हो, तो आप इन दोनों फार्मूले की सहायता से आसानी से उस द्विघात समीकरण मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब आप कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इस द्विघात समीकरण का क्या विभक्तिकर है, इसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। इसलिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे क्या कर सकते हैं, d भी कर सकते हैं। जबकि बाकी जो a, b और जो c है, यहाँ पर जो a है, ठीक है, b है, ठीक है, तथा c जो है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं, कोई नंबर है, वास्तविक संख्याएं है। यहाँ पे ये वास्तविक संख्या है। जबकि यदि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको ज्ञात हो, ठीक है, इसका अर्थ है आपको विभक्तिकर ज्ञात हो, तो यहाँ पे इसके स्थान पर हम d भी कर सकते हैं, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये फार्मूला हम जब काम में लेते हैं जब आपको d की वैल्यू ज्ञात हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपको ज्ञात हो, तो आप रूट में डायरेक्ट d भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम यही फार्मूला काम में लेते हैं। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब आज हम एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है
निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि इनके मूलों का अस्तित्व हो तो आपको दोनों मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये ज्ञात करना है कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक मूल होंगे या नहीं होंगे, मतलब इसके मूल हम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहले हम इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए आपको मैंने एक फार्मूला बताया था जिसे हम विविक्तिकर कहते हैं, d = b² माइनस 4ac। ठीक है, तो उस फार्मूले को किस तरह से हम काम में लेकर के मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण, जो आपको द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है, कि मानक रूप मतलब व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, मतलब कंपेयर करने पर। ठीक है, पहले से हम कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब बताइए x² का कॉफिशिएंट, मतलब x² का जो गुणांक होता है उसे हम a कहते हैं, x के गुणांक को हम b कहते हैं और जो अचर पद होता है उसे हम c कहते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे इससे तुलना करने पर a की वैल्यू प्राप्त होगी आपको 2 + 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू आपको प्राप्त होगी +5। ठीक है, या आपने a, b और c के मान ज्ञात कर लिए इससे कंपेयर करके, मतलब इससे तुलना करके, क्योंकि ये क्या मानक रूप है, व्यापक रूप होता, द्विघात समीकरण आपका इसी रूप में होता। अब लिखेंगे हम विविक्तिकर। मैंने सूत्र बताया था आपको, इसमें कहा था d = होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, इससे हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे d = अब b² है तो पहले b की वैल्यू देखिए आप क्या, तो b की वैल्यू यहाँ पर है -3, यहाँ लिख देंगे -3। अब इस पर क्या लगा तो स्क्वायर लगा दिया, -4ac का मतलब होता है 4 × a, तो a की वैल्यू क्या आपके पास में 2 है, तो 2 इंटू में c की वैल्यू 5 ले देंगे 5। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो d = -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 से आएगा +9, और यहाँ जाएगा 40। ठीक है, 5 × 10, 10 का मल्टीप्लाई 4 से किया था 40 हो गया। तो d = हो गया यहाँ पर d की वैल्यू प्राप्त हो गई -31। अब देखिए यहाँ पे जो विविक्तिकर का जो मान आपको प्राप्त हुआ वो माइनस में ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई है, नेगेटिव संख्या आपको प्राप्त हुई है, जो कि क्या 0 से कम है, 0 से छोटा मान है। तो यहाँ पे d का अर्थ है b² माइनस 4ac। तो यहाँ b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या 0 से कम है या अधिक है, तो हम कहेंगे ये 0 से कम है। यहाँ b² माइनस 4ac का मान 0 से कम है। ठीक है, यहाँ लिखा सकते हैं मतलब। तो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले मैंने आपको यह बताया था इनकी प्रकृति के बारे में, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से कम हो, ठीक है, तब क्या कहते हैं हम, दिए गए द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, इस द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि इसके कोई मूल आप ज्ञात ही नहीं कर सकते, कैसे ज्ञात करेंगे आप। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।
तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन की मैं प्रकृति ज्ञात कर ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो द्विघात समीकरण दिया गया था, इसके दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात दोनों मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है, जिन्हें आप ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड। अब देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 3x स्क्वायर। सेकंड जो दिया गया है वो दिया गया 3x स्क्वायर, आगे है -4√3x -4√3 इंटू x और +4 = 0, प्लस का 4 = 0। ये आपके पास में सेकंड समीकरण दिया गया है, ठीक है। अब इसको भी कैसे हल करेंगे? इसको भी हल करने के लिए पहले हम a, b और c की वैल्यू ज्ञात करेंगे। लिखेंगे मानक रूप, मतलब व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर या कंपेयर करने पर, ठीक है, तुलना करने पर आप कहेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो मैंने लिखा a की वैल्यू 3 हो गई। b की वैल्यू तो आप कहेंगे -4√3, -4√3 x के गुणा में जो भी आपको अंक दिए गए हैं वो सब क्या है, b की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? तो आप कहेंगे c की वैल्यू इसमें होगी प्लस का 4। अब जो विविक्तिकर है उसके अंदर मान लिखेंगे विविक्तिकर d, जिसे हम d कहते हैं, d = होता है b स्क्वायर -4ac, ठीक है। इसमें हम मान रख करके ज्ञात करेंगे। यहाँ जाएगा d = b की वैल्यू, यहाँ जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 इंटू c की वैल्यू 4। अब देखिए -4√3 का मल्टीप्लाई करना है आपको -4√3 से। देखो मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको, -4√3 का मल्टीप्लाई करना है आपको -4√3 से, ठीक है। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे क्या जाएगा प्लस, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो जाएगा 16, ठीक है। √3 का मल्टीप्लाई हम √3 से करेंगे, √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। कितना प्राप्त होगा आपको 3, ठीक है। और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। इस तरह से इसको स्क्वायर करने पर आपको कितना प्राप्त होगा 48, लेंगे 48 और यहाँ माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और 12 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 48। तो यहाँ पे d = क्या हो गया 0, d का मान क्या हो गया 0। अब d का अर्थ क्या होता है? d का अर्थ होता है b स्क्वायर -4ac, ये लेंगे b स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो इस b स्क्वायर -4ac का मान क्या प्राप्त हुआ आपको 0 के बराबर प्राप्त हो, 0 आ गया इसका मान। तो यदि b स्क्वायर -4ac का मान 0 प्राप्त हो तो हम क्या कहेंगे, इसकी मतलब प्रकृति के अनुसार क्या बताएंगे? तो हम कहेंगे दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा एक समान होंगे, इसके दोनों मूल एक जैसे प्राप्त होंगे। ये आता है दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा एक समान प्राप्त होंगे, यानी बराबर प्राप्त होंगे, एक समान प्राप्त होंगे। ये तो हो गई मूलों की प्रकृति की जांच, ठीक है। अब आपको प्रश्न में यह भी दिया गया था, यदि
किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल आप ज्ञात कर सकते हैं तो उन्हें आप ज्ञात भी कीजिए। अब इसके दोनों मूल वास्तविक होंगे और एक समान प्राप्त होंगे, तो अब आपको इसके दोनों मूल भी ज्ञात करने हैं और हमें देखना कि दोनों मूल वास्तव में बराबर प्राप्त होते हैं या नहीं होते। ठीक है, अब हम फार्मूला काम में लेंगे जिसे हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो आपको डी की वैल्यू वैसे ज्ञात है, तो आप चाहे तो डी वाला फार्मूला भी काम में ले सकते हैं, या आप वो भी ले सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो मैंने बड़ा वाला फार्मूला बताया था उसको भी हम काम में ले सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें अभी डी की वैल्यू ज्ञात है तो डी का अर्थ यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हम यहाँ फार्मूला काम में लेंगे। अब एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a, हम इस फार्मूले को काम में ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे डी की वैल्यू ज्ञात है। ठीक है, तो डी का अर्थ क्या होता है, यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac में विभक्ति कर होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का माइनस, अब b की वैल्यू बताइए, यहाँ b की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे b की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का फॉर रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस रूट b। अब b की वैल्यू हमने क्या ज्ञात की थी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो आपको कितनी प्राप्त हुई थी, 0। तो हम कहेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0 अपॉन 2a, तो मतलब 2 इंटू a, तो a की वैल्यू क्या आपके पास में 3 है, मैंने यहाँ लिख दी 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ गया? ठीक है, हम इस साइड साफ कर देते। अब देखिए आगे, अब यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ जाएगा प्लस का फॉर रूट 3, ठीक है, और यहाँ जाएगा प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 का रूट ज्ञात करने पे कितना प्राप्त होगा आपको, 0 ही प्राप्त होगा। अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, ठीक है। अब 0 को अगर आप प्लस करें या माइनस करें तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसको हम ये कह सकते हैं x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फॉर रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6, और सेकेंड टाइम इसको हम कर सकते हैं इक्वल टू फॉर रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6, ठीक है। एक बार आपको प्लस का साइन काम में लेना है और सेकेंड टाइम आपको माइनस वाला साइन काम में लेना है। तो यह हो जाएगा x इक्वल टू प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा, फॉर रूट 3 रहेगा, तो फॉर रूट 3 अपॉन 6। ऐसे ही यहाँ पे 0 माइनस करेंगे क्या होगा, फॉर रूट 3 अपॉन 6 रहेगा। अब देखिए 4 और 6 क्या कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, हम यहाँ कह देंगे x इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, x इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 3, तो 2 से ये कट जाएंगे 4 और 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे यहाँ पे जगह 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब आप चाहें तो यहाँ पे 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, यहाँ जाएगा x इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन, मैंने ऐसे कर दिया नीचे इसको, रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी x इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन नीचे कर दिया रूट 3 इंटू में रूट 3, ठीक है। वैसे इसका परिमयकरण करने के लिए हम अंश और हर में रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू, मुझे कर देते हैं, तो आपके पास जो दोनों मूल होंगे बराबर प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ जाएगा x इक्वल टू प्लस का 2 रूट 3 2 अपॉन रूट 3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। अब देखिए ये x के दोनों मूल है बिल्कुल बराबर है, ठीक है, इनमें चिन्हों का भी डिफरेंस नहीं है, ठीक? तो अब हमने जैसा कि इसकी जांच की थी विभक्तिकर से, तो वो जांच क्या हुई, सत्य साबित हो गई। हमने यही कहा था ना कि इसके दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर प्राप्त होंगे, तो हमारे दोनों मूल बराबर प्राप्त हो गए, ठीक है, समझ में आ गया।
अब देखिए, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, एकदम साफ कर देते हैं। अब देखिए आगे, जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया 2x²। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया गया 2x², आगे दिया गया -6x+3, माइनस का 6x और +3 = 0। अब देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानक रूप के हिसाब से इससे a, b और c के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मानक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, पहले हम इसकी जांच करेंगे कि इसके मूल ज्ञात भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इससे आप कंपेयर करेंगे इसको, तो a की वैल्यू तो आपको प्राप्त हो जाएगी 2, b की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी -6, जबकि c की वैल्यू आपको प्राप्त होगी +3। ठीक है, अब हम जांच करेंगे विविक्तिकर से। लिखेंगे विविक्तिकर जिसे हम बोलते हैं d = b² - 4ac। ये विविक्तिकर का सूत्र हो गया। इस तरीके से द्विघात समीकरण विविक्तिकर यही कहलाता है। तो यहाँ जगह d = b की वैल्यू हम कहेंगे -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर -4 × a, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 × c की वैल्यू क्या है 3। तो जगह d = -6 का मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो आपको प्लस का 36 प्राप्त हो जाएगा। तो जगह प्लस का 36, फिर माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 4 से, तो हो जाएगा 24। तो जगह d = यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाव करेंगे, तो कितना प्राप्त होगा 12। कितना प्राप्त होगा 12 प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या धनात्मक संख्या, और जो भी धनात्मक संख्या होती है वो सब क्या होती है 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। मतलब 20 का -4 इसका मान क्या 0 से बड़ा है, क्योंकि आपको धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है और धनात्मक संख्या सभी 0 से बड़ी होती है। ठीक है, देखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा अलग अलग प्राप्त होंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, मतलब दोनों मूल डिफरेंट प्राप्त होंगे, भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक तथा अलग अलग प्राप्त होंगे। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक आंसर तो आपका ये हो गया। ये आपको ये कहा गया था पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है आपको, तो हमने प्रकृति ज्ञात कर ली और उसको बता भी दिया कि हमने कि साहब इसके दोनों मूल वास्तविक तथा अलग अलग प्राप्त होंगे। अब सेकंड इसी के अंदर जुड़ा हुआ है कि इसके दोनों मूल अगर ज्ञात कर सकते आप ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम फार्मूला काम में लेंगे द्विघाती सूत्र, तो होगा x = -b ± √d/2a। अगर आप d के स्थान पर 20 का मान 4 से कर देंगे, उसमें भी आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको वही आंसर प्राप्त होगा। डी का क्या होता है वही 20 का -4ac होता है। अब देखिए आगे जगह x = माइनस का -b। अब b की वैल्यू बताइए यहाँ पे क्या थी, तो आप कहेंगे b की वैल्यू -6 है, हम लिखेंगे माइनस का 6 प्लस माइनस रूट में d। तो d की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी आपको 12, हमने d की वैल्यू पहले ज्ञात कर ली थी। तो यहाँ 12
अपॉन 2a, तो मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या थी 2, मतलब ये यहाँ पे 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ गया? ठीक है, तो साफ कर देते हूँ। अब देखिए आगे, यहाँ जगह x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस की जगह प्लस, तो प्लस का 6, ठीक है, और प्लस माइनस √12 अपॉन 2 2 जा 4, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जगह x इज इक्वल टू 6 का 6 प्लस माइनस इस 12 का जितना वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हो उतना वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। जैसे मान लीजिए जो 12 लिखा हुआ है इसके हम फैक्टर करते हैं, इसके हम बोल सकते हैं 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 होता। अब 4 का रूट आप जानते हैं कि 2 होता, इसको हम ये कह सकते हैं 2√3। इस तरीके से आधा अधूरा वर्गमूल इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया भी था इस तरह से, फैक्टर प्राइम फैक्टर करके किस तरह से हम रूट ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो रूट होगा वो होगा 2√3। इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जगह x इज इक्वल टू, मैंने ऊपर 2 कॉमन ले लिया, 2 का डिवाइड 6 में देंगे क्या होगा 3 बार, फिर प्लस माइनस 2 का डिवाइड में करेंगे कितना जगह √3 अपॉन 4। अब 2 देखो मल्टीप्लाई के रूप में आ गया, इसलिए 2 से 4 कट सकता है, ठीक है। हम बोलेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब इसको वन टाइम हम प्लस में लिखेंगे, वन टाइम माइनस में लिखेंगे, तो दोनों मूल आपको वही प्राप्त हो जाएंगे। इसके आगे हम सॉल्व कर नहीं सकते इसको, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2, और सेकंड जो मूल होगा वो होगा x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। एक वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में, एक बार प्लस का साइन लेना और एक बार माइनस का साइन लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ शायद आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों द्विघात समीकरण समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तब तक नमस्कार, थैंक यू।